हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। ये करंट अफेयर्स आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है और इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप ओनली एस के टेलीग्राम चैनल ओनली IAS नथिंग एल्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल एंड गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बात की गई है, देखो क्लासिकल जो लैंग्वेजेस होती हैं उसका स्टेटस लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं किसी भी लैंग्वेज को। ऐसे कंडीशन में हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हमें बताना है कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलेगा अगर वो इन तीनों में से कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल करती हैं। पहला इसमें बोला है कि इस लैंग्वेज की जो अर्ली रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसकी एंटिक्विटी 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। मतलब कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें जो पुराने उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनकी पांडुलिपियां हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इन सब की एज एटलीस्ट 1500 से 2000 साल होनी चाहिए। दूसरा इसमें बोला है कि इनका लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए या साथ साथ में इसके एडिशन में किसी भी अनदर लैंग्वेज से बोरो नहीं किया होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में बोला है कि उस लैंग्वेज के पास अपने कुछ एंशियंट लिटरेचर्स होने चाहिए जो कि लोग ये मानते हैं कि एक वैल्यूएबल हेरिटेज है। जैसे कि हमारे संस्कृत लैंग्वेज में काफ़ी सारे पुराने वेद लिखे गए हैं और कई सारी किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं और वो काफ़ी हज़ारों साल से हमें देखने को मिल रही है। तो किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिलना है तो ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और ये जो इमेज है ये एक पुरानी ओल्ड इमेज अटैच की हुई है। उस समय मलयालम को जो है वो स्टेटस नहीं मिला था, बाद में मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया और अभी हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है टोटल। और 2014 में उड़िया भाषा यानी कि जो उड़ीसा में बोली जाती है, ओडिशा में जो बोली जाती है, और ये 3 जो क्राइटेरिया है कि 1500 या 2000 साल लगभग इसके पुराने रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, एंशियंट लिटरेचर होने चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी जो है वो लैंग्वेज से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। अब फॉर एन एग्जांपल आप देखो, जैसे अरेबिक है, अरेबिक लैंग्वेज है, या उर्दू की हम लोग बात करें, कोई भी लैंग्वेज है, अगर वो चाहते हैं कि भाई हमें क्लासिकल का दर्जा मिले तो उन्हें ये सारी की सारी जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, बुद्ध साहित्य है, उससे रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। और बुद्धिस्ट साहित्य के बारे में हम कोई भी बुक पढ़ लें उसमें 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका। पहले में हमें बोला है विनय पिटका के बारे में कुछ दिया हुआ है कि, और फिर हमें ये देखना है कि क्या सही में ये विनय पिटका का ही डिस्क्रिप्शन है, सुत्त पिटका के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, गलत सही है वो आपको देखना है। तीसरे में अभिधम्म पिटका के बारे में दिया हुआ है कि इसमें फिलोसफी और मेटाफिजिक्स के बारे में बात की जाती है। देखो विनय पिटका के बारे में हम लोग अगर बात करें तो विनय पिटका में मोनास्टिक कोड के बारे में डिस्कस किया गया है कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके व्यवहार में कौन कौन से नियम पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक सुत्त पिटका की बात है तो सुत्त पिटका के अंदर वो सारी बातें लिखी गई हैं कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ, अपने जो उनके डिसाइपल्स हैं उनके साथ वो किस तरीके से बातें करते थे और क्या डिस्कशन होता था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो इंटरचेंज किया हुआ है, जो पहले में होना चाहिए वो दूसरे में है और दूसरे वाला पहले में, तो पहला दूसरा दोनों गलत है। जहाँ तक अभिधम्म पिटका की बात है तो अभिधम्म पिटका में फिलोसॉफी की बात होती है, मेटाफिजिक्स की बात होती है, एथिक्स की बात होती है। ठीक है, तो अब ये कैसे याद रहेगा? देखो
ये मेरा याद करने का तरीका है कि सुत्त पिताका में क्या होता है, यहाँ पे एस से शुरू होता है, तो मुझे याद रखने में, रिमेंबर करने में आसानी होती है कि सुत्त से स्टूडेंट, तो भगवान बुद्ध अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते थे, वो सुत्त पिताका में। और यहाँ तक अभी धम्म पिताका है तो धम्मा, धम्मा यानी धर्म की बातें होती थी, रिलीजन की बातें होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, 3 ओनली। देखो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा हमारा सही है। इंग्लिश में यहाँ आप इसे देखोगे, हिंदी में आप इसे यहाँ देखेंगे। विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका के बारे में जानकारी हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पहले में बोला है कि ये एनिमल और प्लांट, पौधे और पक्षियों दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, फ्लोरा फोना दोनों के ऊपर। दूसरे में बोला है कि इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 है, उसके अंदर जो स्पीशीज लिस्टेड हैं उन स्पीसीज को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है, प्लांटिंग नहीं की जा सकती है, बैन है। देखो टोटल जो शेड्यूल्स है ना, उनमें से 1 में कौन से होते हैं जिनको सबसे हाईएस्ट जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे हमारा टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। तो जहाँ तक हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बहुत आसान है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एनिमल को भी किया गया है और प्लांट्स को भी किया गया है, लेकिन शेड्यूल 5 के अंदर ऐसे सभी जो हैं वो स्पीशीज़ को इन्वॉल्व किया गया है जिनकी हंटिंग के लिए किसी भी प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे जंगली शुअर है, वाइल्ड पिग हो गया, नीलगाय है, चूहे हैं। तो ये क्या करते हैं, खेती को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आदमी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो पहला अपना सही है। और दूसरे में अगर बात करें तो कौवे, रेट माइस और ये सारे क्या है, वर्मिन्स होते हैं, वर्मिन्स, और इनको हम जो है वो इजीली हंट कर सकते हैं, इनका शिकार कर सकते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। और सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था शायद 2019 में, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसमें बात की गई थी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 6 के अंदर कौन से जो है वो शेड्यूल 6 किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले में बोला है कि लाइसेंस चाहिए, दूसरे में बोला है कि कैनॉट कल्टिवेटेड, तीसरा बोला है जीनोटिकली मॉडिफाइड, और चौथा बोला है कि ये तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो सिविल सर्विसेज में आते रहते हैं। तो हमें थोड़ी सी अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे भी हमें थोड़ी नज़र अपनी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है। 2 हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज़ किया है। दूसरे में बोला है कि पेमेंट इनेबलर, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ये सारे जो पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं। देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, तो हर किसी में क्या पैरामीटर यूज़ किए गए हैं तो वो उसको हम जो है वो याद नहीं रख सकते हैं, बट एटलीस्ट इतना हम याद रख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं रिलीज़ किया है। पहला गलत हो गया, इसे RBI ने रिलीज़ किया था। दूसरा स्टेटमेंट अपना सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। पहला गलत है और दूसरा सही है। बाकी ये किसका कितना वेटेज है, कौन कौन से पैरामीटर्स याद किए हैं, कौन सी रिपोर्ट में कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, हम याद नहीं कर सकते हैं। बट क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और अगर आप वीडियो को इसको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ देखेंगे। और ये पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सप्लाई, पेमेंट परफॉर्मेंस, तो RBI चाहती है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन हो, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं पैसे भेजने के लिए या कुछ चीज़ हमें ऑर्डर करनी होती है, उस सब के लिए जो हाईवेज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे फास्टैग्स अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई है कि कौन सी कंट्री है जो ओपेक प्लस का हिस्सा है, US, चाइना, रशिया। तो ओपेक के बारे में तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ओपेक प्लस में ना US है ना चाइना है, सिर्फ रशिया है। इन तीनों में से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, 3 ओनली, ठीक है। तो यहाँ आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं और यहाँ हम लोग जैसे हिंदी में देख सकते हैं, और बाकी ये सब इसके जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ओपेक प्लस में अपना स्टेटमेंट जो है उसमें सिर्फ रशिया ही आएगा।
और ओपेक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि ओपेक पूरी दुनिया में कितनी सप्लाई होगी ऑयल की या किस रेट्स पे होंगी वो सब जो है भाई ओपेक मेंबर कंट्रीज़ आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं। तो ये एक रेट भी अपनी फिक्स कर लेते हैं कि इससे नीचे कोई नहीं बेचेगा, या रेट अगर डाउन हो जाती है तो वो फिर प्रोडक्शन कट कर देते हैं, प्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं। इस तरीके से ये जो है वो एक प्रेशराइजिंग एक मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने सही हुए कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ओनली एज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत